तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जापान अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक के मैच के बारे में। तो जैसे ही दोनों टीम स्टेडियम में एंटर करती है, हमारे इसागी के तो यहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इसागी ने अपने लाइफ में इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा था। वो पहले नेशनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था और आज वो जापान के अंडर 20 टीम के खिलाफ खेलने वाला है। और ये सारा सीन देखने के बाद हमारा इसागी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी रीन वहाँ पे आता है और उसे सिर पे दे मारता है और बोलता है कि भाई वो उसमें आ जाओ, और तुरंत उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। ये हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसागी बॉल रिन को पास कर देता है, क्योंकि सामने की वजह से साई आ रहा होता है। और फिर से रिन यहाँ पे बॉल नागी को पास कर देता है और वो तीनों एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे। और उसके तुरंत बाद रिन यहाँ पे बॉल बाचीरा को पास कर देता है और यहाँ पे बाचीरा बड़ी आराम से अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू हयाते को, यानी कि जो दूसरी टीम का मेंबर है, उसको चकमा दे देता है। और उसके बाद बाचीरा पास करने के लिए किसी प्लेयर को ढूंढता है और क्योंकि इसागी सबके ब्लाइंड स्पॉट में था तो वो इसागी को पास कर देता है और ये पास इंटरसेप्ट कर लिया जाता है अंडर 20 जापान के कैप्टन के द्वारा, जो कि उनके टीम का सबसे बेहतरीन डिफेंडर भी है। इसी बात पे बाचीरा और इसागी दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि जापान की टीम का कैप्टन ओलिवर गोल बॉक्स के दूसरी साइड पे था, तो वो इतनी जल्दी यहाँ पे आ कैसे गया। और इसके बाद इसागी को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि बॉल कहाँ जाएगी, लेकिन बॉल तक सही टाइम पे सही जगह पे पहुँचना वो इम्पॉसिबल है जब तक वो अपने रिफ्लेक्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसके बाद यहाँ पे मैच फिर से स्टार्ट होती है और इस वक्त यहाँ पे बॉल ओटोया के पास होती है और वो पास करने ही वाला होता है इसागी को, लेकिन तुरंत उसके पास डराया आ जाता है उसे टैकल करने। ओटोया यहाँ पे बहुत कोशिश करता है कि वो डराया को चकमा दे पाए, लेकिन अपनी स्पीड और एजिलिटी के बावजूद भी वो उसे चकमा नहीं दे पाता, क्योंकि डराया उसी डिरेक्शन में आगे मूव ऑन करता है जिस डिरेक्शन में वो जाने वाला होता है। और डराया यहाँ पे इसी वजह से इसागी को ना पास करके यूकीमिया को पास करता है। यूकीमिया को टैकल करने वहाँ पे नीरू पहुँच जाता है, लेकिन यूकीमिया हम सबको पता है कि पूरे ब्लू लॉक में 1-on-1 में सबसे बेहतरीन है, तो वो यहाँ पे नेहरू को चकमा दे देते, लेकिन नेहरू अपनी स्पीड की वजह से फिर से उसके सामने आ जाता है और बॉल को ये उससे बहुत ही दूर फेंक देता है, जिससे बॉल नागी के पास चली जाती है। तभी दूसरी टीम का प्लेयर वहाँ पहुँच जाता है और इतने टाइम में नागी कुछ सोच पाता, रिएक्ट कर पाता। ओलिवर वहाँ पे पहुँच उस बॉल को छीन लेता है और एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है। साइड स्पीड में गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे रोकने पर यहाँ पहुँच जाता है चिगिरी, और इसके बाद वहाँ पे चिगिरी उसके सामने आके खड़े हो जाता है। इससे पहले चिगिरी कुछ रिएक्ट कर पाता, साई एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है अपनी टीम के सेंटर फॉरवर्ड को, और उस स्ट्राइकर को रोकने के लिए भी वहाँ पे कारासु पहुँच जाता है और वो फॉरवर्ड फिर से बॉल पास कर देता है साई को। और इस वक्त बॉल बहुत ही पास होती है गोल के, लेकिन साई को रोकने के लिए निको आगे आके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कुछ और टाइम मिल जाता है। और इसी टाइम में चिगिरी साई के पास पहुँच जाता है बॉल को छीनने के लिए, और इससे पहले कि वो दोनों मिल के साई से बॉल छीन पाते, साई एक बहुत ही प्यारा सा पास कर देता है जापान टीम के स्ट्राइकर को, यानी सेंडो को, बिल्कुल गोल के सामने, जो कि एक बहुत ही तगड़े किक के साथ गोल मारने ही वाला होता है। लेकिन गागामारू, जो कि ऑफिशियल मैच में पहली बार गोलकीपर बना था, वो गोल होने से बचा लेता है। बट इस गोल के चक्कर में बॉल फिर से वापस चले जाती है साई के पास, लेकिन क्योंकि इस वक्त साई एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन पे था, तो गागामारू रिलैक्स करता है कि यहाँ से बिल्कुल भी गोल नहीं मारा जा सकता। तो लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि साई इस वक्त में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है वर्ल्ड का, तो वो इस पोजीशन से बिना किसी को पास किए गोल कर देता है। और ये बंदे एक स्ट्राइकर भी नहीं है, मिडफील्डर है, तो आप सोच सकती हो कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है यहाँ पे फील्ड के ऊपर। और इस गोल को देखने के बाद ब्लू लॉक के सारे प्लेयर चौंक जाते हैं और पब्लिक भी साई साई करके चिल्लाने लगती है। और इस मोमेंट पे इसागी को रियलाइज़ होता है कि इस गेम में सब लीड एक्टर नहीं है, बल्कि हम सब तो पहले लीड एक्टर है साई इटोशी। अब ये भले ही ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स के लिए कुछ नई बात हो, लेकिन रिन के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है फुटबॉल के पिच के ऊपर, और इसीलिए वो बोलता है कि वो सारे चीयर्स को स्क्रीम्स में बदल डालेगा। अब इतने तगड़े गोल के बाद अंडर 20 काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साई के मुंह के ऊपर खुशी की एक झलक भी नहीं थी। और वो यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं 3 बार गोल कर चुका होता, मैंने अपना टाइम और एनर्जी तुम सालों पर वेस्ट कर दी। और वो कहता है कि मैंने ऐसा पास किया था जिसे बंदर भी गोल कर सकता था, लेकिन तुमसे ऐसा भी नहीं हो पाया, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने खुद गोल करने की सोची। और यहाँ पे इसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है और रिन बॉल इसागी को पास कर देता है और एक दूसरे को पास करते हुए वो लोग डिफेंडर को चकमा दे रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से इसागी को पास ना करके पीछे पास कर देता है जहाँ पर बाचीरा खड़ा होता है, जिसे देख के दोनों डिफेंडर चौंक जाते हैं। इसके बाद रिन और बाचीरा, जो एक दूसरे को शॉर्ट पास कर रहे थे,
एक साथ बढ़ रहे थे आगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्योंकि रिन के पास सिर्फ 2 ही डिफेंडर थे, तो इसका मतलब था कि अब 2 डिफेंडर को 3 स्ट्राइकर को रोकना था। इसके बाद बाचीरा एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है रिन को, और यहाँ पे रिन के पास मौका होता है कि वो सामने से एक बहुत तगड़ा गोल कर सके। लेकिन रिन और आगे बढ़ता है और साई इंटोसी की तरफ कॉपी गोल मारने की कोशिश करता है, बट ऑपोजिट टीम का गोलकीपर यहाँ पे बार बार उसके गोल को बचा लेता है। इसके बाद रिबाउंड बॉल पहुँच जाती है यूकीमिया के पास। जैसे ही फिर से यूकीमिया के सामने नीरू वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसी सिचुएशन में यूकीमिया नीरू को कन्फ्यूज़ करने के लिए गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिससे उसको और इसागी को गोल शॉट मारने का मौका मिले। जैसे ही यहाँ पे यूकीमिया को शॉट मारने का मौका मिलता है, वो बहुत ही तगड़ा शॉट मार देता है, लेकिन ओलिवर बहुत ही तगड़ी डिफेंडिंग करता है और गोल होने से यहाँ पे बचा लेता है। लेकिन उससे पहले ही अपनी स्पिन की वजह से उटोया बॉल के पास पहुँच जाता है और गोल करने की दोबारा से कोशिश करता है, बट एक और डिफेंडर अपने फेस के थ्रू बॉल को रोक लेता है और यहाँ पे तुरंत इसके बाद बॉल रिबाउंड होकर नागी के पास पहुँच जाती है। जिसे रोकने के लिए 2 डिफेंडर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना नागी बॉल को ज़मीन के ऊपर टैप करके मारता है और एक बहुत ही तगड़ी किक के साथ यहाँ पे वो गोल मार देता है, जिसे देख के पूरी की पूरी ऑडियंस शेयर कर रही थी अंडर 20 जापान के लिए। वो सारी ऑडियंस शांत हो जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया, और तुरंत इसी के बाद अंडर 20 टीम पूरे के पूरे डिसअपॉइंटमेंट में चली जाती है। और अब यहाँ पे इसागी सोचता है कि अगर उन लोगों को ऐसे गोल मारने हैं तो उन लोगों को अनप्रेडिक्टेबल प्लेस खेलने पड़ेंगे, मतलब वो और रिन को अपने अपने गोल्स के लिए अब खेलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैच फिर से शुरू होता है और इस बार रिन और साई ब्रदर्स का एक दूसरे से इनकाउंटर होता है, जिसमें कि साई अपनी तगड़ी ड्रिबलिंग के थ्रू आसानी से रिन को पीछे छोड़ देता है, लेकिन रिन भी तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट कर देता है। और इस स्ट्रगल के बीच साई उसकी टीम का प्लेयर पास मांग रहा होता है और इसागी रिन से बोलता है कि आई गॉट योर बैक। और इसी बात पे रिन का दिमाग खनक जाता है और वो बोलता है कि इसागी तुम इस सबसे दूर रहो, ये दोनों भाइयों के बीच की मैटर है। और अब इस स्ट्रगल के बीच में ना तो साई किसी को पास कर रहा होता है, ना रिन किसी की मदद लेता है, लेकिन एट द एंड साई यहाँ पे रिन को बहुत ही पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पे हमारा इसागी यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है। वो पूरे फील्ड को एनालाइज करने के बाद वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता था कि साई यहाँ पे किसको पास करेगा, और वो पास होने से पहले पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसागी की चाल वो पहले ही समझ जाता है और वो गोल को डिफेंड करते हुए बॉल पास कर देता है कारासू को, क्योंकि कारासू ही है जो अपनी टीम को डिफेंडिंग फॉर्मेट से अटैकिंग फॉर्मेशन में लाता है। इसके बाद कारासू यूरी को पास करता है और यूरी कारासू को पास करता है, जिससे कि वो एक दूसरे को पास करके डिफेंडर को चकमा दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार ओलिवर भी उनके जाल में फंस जाता है, क्योंकि आखिर में वो पास करता है चिगिरी को, और भाई साहब चिगिरी अपनी स्पीड से सबको चौंका देता है और वो गोल के काफ़ी पास पहुँच जाता है। और जिसके बाद वो कारासू को पास करता है, क्योंकि उसके पास को कोई और प्लेयर था नहीं। लेकिन अचानक से साई वहाँ पे आ जाता है, पास को इंटरसेप्ट कर लेता है, और जैसे ही यहाँ पे साई ने वो पास इंटरसेप्ट किया, बॉल चली जाती है रिन के पास। लेकिन इससे पहले कि रिन गोल कर पाता, ओलिवर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे आप मानो या ना मानो, अंडर 20 टीम में सिर्फ ओलिवर ही है जो यहाँ पे डिफेंडिंग कर रहा होता है। और जैसे ही ओलिवर उसके पास आता है और गोल को डिफेंड करने की कोशिश करता है, और ओलिवर को यहाँ पे इस पॉइंट पे पता चल चुका था कि ब्लू लॉक के सारे 11 के 11 प्लेयर यहाँ पे सिर्फ गोल के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और इतने में ही यहाँ पे रिन को सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाता है इसागी, जिससे ओलिवर को ऐसा लगता है कि रिन पास करेगा इसागी को, बट वो इस स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं फंसता और वो रिन का ही पीछे पड़ा रहता है और रिन के राइट साइड को ब्लॉक करता हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि रिन का डोमिनेंट लीग यहाँ पे राइट साइड है। लेकिन यहाँ पे अपना रिन साइड स्टेप स्पिन खेलता है, जिस वजह से बॉल लेफ्ट से होकर चली जाती है, और इसी बात से ओलिवर बिल्कुल भी चौंक जाता है। और इसी के साथ रिन एक बहुत ही तगड़ा गोल कर देता है और ब्लू लॉक की टीम 1 पॉइंट से आगे निकल जाती है। और इसी के साथ रिन के गोल करने के बाद सारे के सारे पब्लिक का रिएक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट हाफ के एंड होते होते ब्लू लॉक 1 पॉइंट से आगे चल रहा होगा जापान अंडर 20 से। और इस गोल के बाद जापान अंडर 20 को सच में पता चल जाता है कि उन लोगों का पाला किससे पड़ा है, जिससे अंडर 20 टीम के सारे प्लेयर्स अब सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ खत्म होने में सिर्फ अभी 5 ही मिनट बचे होते हैं। इसी के साथ गेम फिर से स्टार्ट होता है और इस टाइम जापान का फॉरवर्ड स्ट्राइकर साई को बॉल पास करता है, क्योंकि वापस दूसरे अंडर 20 के फॉरवर्ड को पास करता है। और जैसे ही टाराओ कॉर्नर में बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है, तो पीछे से इसागी भी आ जाता है डिफेंडिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट में डिफेंडिंग के लिए उनका यही फॉर्मेशन था पहले से। उसके बाद वो चो को बॉल पास कर देता है, जो कि गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन गगामारू आराम से उस शॉट को कैच कर लेता है। इतने में हाफ टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन एक एडिशनल मिनट दिया जाता है और बॉल वापस से पहुंच जाती है साई इटोसी के पास। अब भी इस मूवमेंट पे ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स को पता चल ही गया था कि साई इटोसी को रोकने के लिए एक बंदा तो चलेगा ही नहीं, तो उसके लिए बाचीरा और इसागी दोनों उसे रोकने आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उन दोनों के बीच में से निकल जाता है और साई
बहुत ही तगड़ा पास कर देता है गोल के पास, जो कि सीडो के लिए होता है। लेकिन पास रिसीव होने से पहले ही वहाँ पर रिन पहुँच जाता है और पास को इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन इसी चक्कर में बॉल वापस साई के पास चली जाती है, जो बहुत ही तगड़े किक के साथ गोल एक्सैक्टली कर ही देता है। लेकिन आर्यो की लंबी टांगे यहाँ पर बहुत ही काम आ जाती है और वो गोल होने से रोक लेता है। और इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म होता है और ब्लू लॉक की टीम यहाँ पे लीड में होती है। पर आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि सीडो नहीं खेल रहा था पूरी मैच में, जबकि वो ब्लू लॉक का सेकंड बेस्ट रैंक प्लेयर है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब साई ने अंडर-20 टीम के स्ट्राइकर की गेम की रिकॉर्डिंग देखी थी, उसका मूड खराब हो गया था और बंदे ने साफ साफ बोल दिया था कि उसको ब्लू लॉक पे से एक प्लेयर चाहिए और उसने शीडो को चूज़ किया था। लेकिन अंडर-20 टीम जापान टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी, स्पेशली उनका कैप्टन, कि वो ये मैच जीत जाएंगे बिना किसी दिक्कत के और उन्हें शीडो की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए शीडो फर्स्ट हाफ में नहीं खेला। लेकिन फर्स्ट हाफ की बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब साई गेम को बीच में ही छोड़ के जा रहा होता है, तो अंडर-20 का कैप्टन ये डिसाइड करता है कि अब उसको खिलाना ही पड़ेगा वरना हम लोग हार जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। साई और सीडो एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। निको सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है डिफेंड करने के लिए, लेकिन तभी शीडो बड़े अजीब तरीके से मूव ऑन करता है, जो ना उसको टीममेट को समझ में आता है ना ब्लू लॉक की टीम को। इसके बाद यहाँ पे निको रियलाइज करता है कि वो ओपोनेंट को और अपनी टीम को एक जैसा ही लेकर चल रहा है। उसके लिए 11 नहीं है, उसके लिए 1 वर्सेस 21 है। इसके बाद साई बहुत ही तगड़ा पास देता है ग्रुप के बीच से जाते हुए, जिसे टैकल करने वहाँ पे चिगिरी पहुंच जाता है, जिस वजह से यहाँ पे सेंदो सीडो को पास करता है और वो दोनों एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी सेंदो सीडो को पास ना करके साई को पास कर देता है, जो सारे प्लेयर्स की एक तरीके से स्कैन कर लेता है और बहुत ही तगड़ा पास देता है शीडो को, जो कि गोल करने ही वाला होता है। लेकिन निको बड़े आराम से बचा लेता है गोल होने से, लेकिन इस कोशिश में उसे येलो कार्ड मिल जाता है। जब निको एक्सप्लेन करता है यहाँ पे इसाकी को कि कैसे वो मैनेज कर पाया गोल होने से, तो इस बार ये फर्स्ट टाइम था रिन और साई के बाद किसी के विजन से वो इम्प्रेस होता है, क्योंकि भले निको ऐसा स्ट्राइकर ना खेल रहा हो, लेकिन उस बंदे को फॉरवर्ड को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उस टाइम पे। इसके बाद येलो कार्ड मिलने की वजह से ऑब्वियसली उन लोगों को फ्री किक मिलती है और शीडो बोलता है कि वो फ्री किक उसकी वजह से मिली है, तो वो ये फ्री किक लेना चाहता है। साई बोलता है कि क्या यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोल करने के लिए। इस सिचुएशन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो रियलिस्टिक भी हो और बहुत ही ईजी भी हो, मतलब कि गोल होने का चांस बढ़ जाए। और वो बोलता है कि तुम्हें सीधो सबसे बेस्ट गोल इमेजिन करना होगा अपना, जो कि तुम कर सकते हो। और भाई साहब, इसके बाद पहली बार सीधो को हम पूरे ब्लू लॉक में शांति से सोचते हुए देखते हैं। बंदा थोड़ी देर सोचता है और बाद में बोल देता है कि एक तरीका तो है, लेकिन क्या तुम उस तरीके के कैचअप कर पाओगे। और यहाँ पे साई बोलता है कि जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद यहाँ पे शीडो लेफ्ट की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे टैकल करने वहाँ पे पहुँच जाता है चिगिरी। और इसके बाद साई इतना तगड़ा पास देता है और इतनी एक्यूरेट होती है उसके पास में कि बॉल सीधे जाके सीधो के पैर में गिरती है। और चिगिरी तो मानो मतलब ये क्या दो इनसे चूक गया बॉल को रोकने से। और इसके बाद सीधा बॉल रिसीव करके बहुत ही तगड़े किक के साथ यहाँ पे शीडो गोल कर देता है और गोल लाइन हो जाती है 2-2। और ये पहला गोल था इस मैच में कि जिसमें गागामारू रिएक्ट तक नहीं कर पाया था। और इस गोल को देखते हुए इसाकी रियलाइज कर देता है कि ये कोई आम गोल नहीं था, ये गोल था दो रिफ्लेक्स का कॉम्बिनेशन। इसके बाद निको और चिगिरी की भारत पूरी तरह से खराब हो जाती है, तो ईगो को ना चाहते हुए भी सब्सटीट्यूशन कराना पड़ता है। और यहाँ पे फिर से मैच स्टार्ट होता है और रिन को बॉल पास करता है और यहाँ पे रिन वापस पास कर देता है हियोरी को। इसकी स्पेशलिटी यह है कि विजन और पैसेज है, मतलब कि वो तुरंत सिचुएशन को एनालाइज कर देता है। तो डिफेंडर के बीच से वो यहाँ पे पास देख लेता है और जैसे ही वहाँ पे डिफेंडर क्रॉस को टैकल करने आते हैं, इतने में हियोरी के पास पहुँच जाता है कारासु और बॉल रिसीव कर लेता है। और पूरे फील्ड को यहाँ पे एक तरीके से एनालाइज करने के बाद वो फिर से वापस उसको ही बॉल पास कर देता है। जैसे टैकल करने वो डिफेंडर आया था, तो वो तुरंत पास कर देता है इसागी की तरफ। और जैसे ही इसागी डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओलिवर वहाँ पे आके गोल होने से बचा लेता है। इसके बाद बॉल पहुँच जाती है वापस से साई के पास और वो यहाँ पे सीधो के साथ गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सीधो बहुत तेज़ स्पीड में आगे निकल जाता है और साई पीछे से बहुत ही तगड़ा पास करता है। लेकिन इस बार निको की जगह यहाँ पे रियो होता है, जो कि जब बेंच पे बैठा था तो वो अंडर-20 के डिफेंडर को पहले रीड कर रहा था और सीख रहा था कि वो लोग कैसे डिफेंडिंग करते हैं। और यहाँ पे ब्लू लॉक के ट्रायल्स में उसने कॉपी करना सीख लिया था, तो वो यहाँ पे सीधो के पास बॉल पहुँचे उससे पहले ही रोक लेता है बिल्कुल ओलिवर की स्टाइल में, जिससे ओलिवर और शीडो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया। और अब भले ही यहाँ पे शीडो गोल ना कर पाया हो, लेकिन वो साई के पास से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो यहाँ पे सोच लेता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है इस मैच में। उसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया होता है कि पास कैसे करोगे तो ऐसे जीतोगे, ये होगा तो ये होगा और तुम लोग ऐसे जीत जाओगे। और वो कहता है कि फुटबॉल एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है,
और इसी वजह से इसे फील करना पड़ता है। इसलिए जब तक मैं पेनल्टी एरिया के अंदर हूँ, मैं कहीं से भी गोल कर सकता हूँ। इसके बाद वापस से साई पास कर देता है शीडो को, लेकिन इस बार यो 2 डिफेंडर्स की कॉपी करके शीडो को रोक लेता है। इसी वजह से शीडो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बॉल को बहुत ही दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक कॉपी कैट हो। इसके बाद फिर से वो ख्यालों में चले जाता है, जैसे कुछ क्रिएट करने वाला हो। कुछ बनाने वाले लोग या फिर कुछ लोग जो बेबीज़ बनाते हैं, वो सारे लोग ये बेबीज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पीछे कुछ एक्सिस्टेंस छोड़ के जाना चाहते हैं कि वो इस दुनिया में थे और वो यहाँ पे यही चीज़ फुटबॉल के थ्रू करना चाहता था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे गगामारू बॉल पास करने वाला होता है नागी के पास, उसी बीच में वो पास इंटरसेप्ट कर देता है साई और एक बहुत ही तगड़ा पास कर देता है शीडो की तरफ। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता था और रियो भी। बट समहाउ गगामारू बॉल को रोकने की कोशिश करता है हेड के थ्रू और सबको लगता है कि वो गोल होने से बचा ही लेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सीधो वो फ्लो स्ट्रीट में पहुंच चुका है। इसके बाद भाई साहब जो सीधो ने गोल किया है, आप लोगों को ज़्लाटन इब्राहिमोविच का वो गोल याद आ जाएगा जो उसने बाइसिकल किक के साथ पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल किया था। और इसी बिग बैन की यहाँ पे वो शीडो बात कर रहा था और आप लोग यहाँ पे पेनल्टी एरिया को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि बॉल कितनी दूर थी। और इसी गोल के साथ यहाँ पे अंडर 20 जापान की टीम 3-2 से आगे निकल जाती है। इस गोल के बाद यहाँ पे ब्लू लॉक में सारे के सारे प्लेयर सदमे में चले जाते हैं क्योंकि मैच में एंटर करने के साथ ही जापान यहाँ पे दो गोल मार चुका था और एक गोल से वहाँ पे वो लोग आगे निकल गए थे। इसीलिए यहाँ पे इसागी ईगो के पास जाता है और पूछता है कि हम लोग कैसे जीते। और ईगो यहाँ पे बोलता है कि ब्लू लॉक तो ऑलरेडी जीती चुका है, फर्स्ट हाफ में तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया लीड हासिल की और शीडो जो कि यहाँ पे जापान अंडर 20 के ओर से खेल रहा है वो भी ब्लू लॉक का प्लेयर ही है। इसीलिए भले इस मैच के बाद ब्लू लॉक बंद हो जाए लेकिन तुम लोगों की लाइफ बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर होते हैं जो ईगो को सामने जवाब देते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इसागी यहाँ पे जवाब देता है और बोलता है कि इसे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा अभी उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे मैच जीत, तुम हमें यहाँ पे टेक्निक बताओ कि हम ये मैच कैसे जीत सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है किंग की और वो बीच में रोक देता है इसागी को और बोलता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा था और तुम्हारे खेलने का तरीका मैंने थोड़ा देखा, वो बोरिंग चल रहा है। तभी अब लोगों को पता चलता है कि ईगो का डिसीजन यहाँ पे बिल्कुल भी मैच को हारने का नहीं था, बस वो यहाँ पे देखना चाहता है कि अभी भी कोई बचा है जो जीतने की चाह रखता है। और ये चीज़ तब क्लियर हो जाती है जब यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स को बुला के बोलता है कि बैलेंस क्या भाड़ में, स्ट्रेटजी गई भाड़ में, सब लोग सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ गोल करने पर टूट पड़ो, भले गोल करने के लिए हमें एक दूसरे को क्रश क्यों ना करना पड़े। और इसके बाद असली मैच स्टार्ट होता है जब ब्लू लॉक अपने फुल्ली पोटेंशियल में होता है। और यहाँ पे मैच स्टार्ट होने के साथ ही बॉल यहाँ पे इसागी रिन को पास कर देता है क्योंकि ईगो ने यहाँ पे बता के रखा था कि बारो कुछ भी हो जाए तुम्हारा फील्ड पे सिर्फ एक ही काम है कि तुम्हें इसागी को डिवोर करना है यहाँ पे। अब क्योंकि बोरो नया प्लेयर है, अभी अभी फील्ड पर आया है, तो उसे रोकने यहाँ पे अंडर 20 का डिफेंडर हयाते आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे चौंक जाता है कि साई और इसागी एक दूसरे को ही पास कर रहे हैं। इतने में योरी को बॉल पास कर देता है और वो लोग यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आगे ओपन हो जाता है फील्ड और हयाते उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे इसागी बॉल पास कर देता है हयाते को, जिसे रिसीव करने वहाँ पे हयाते पहुँच ही जाता है, लेकिन तभी बारो भी अचानक वहाँ से पहुँच जाता है और उस बॉल को रिसीव कर लेता है, जिसे देख के बाकी के सारे लोग भी चमक जाते हैं और हयाते भी चमक जाता है कि अपने टीममेट से बॉल चुरा रहा है। इसके बाद हयाते किंग को रोकने की कोशिश करता है अपने गोल को डिफेंड करने के लिए, लेकिन किंग अपनी चॉप ड्राइव के थ्रू हयाते को आसानी से चकमा दे देता है। जैसे वो गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है शॉट करने के लिए, उसे रोकने के लिए अंडर 20 का दूसरा डिफेंडर आ जाता है। किंग अपने मूवमेंट के थ्रू उसको रीड करता है, लेकिन किंग उसे इतना कन्फ्यूज़ कर देता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो यहाँ पे पास करेगा या फिर खुद गोल करने की कोशिश करेगा, अंदर जाएगा या फिर आउटसाइड से उतरी हुई शॉट लेगा। जब उसे लगता है कि वो आउटसाइड जाएगा तो आउटसाइड की तरफ ही नहीं चला जाता। इसे देखकर यहाँ पे डराया बिल्कुल भी चमक जाता है क्योंकि अगर किंग ने इसागी को पास कर दिया तो 110% गोल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन भैया अपना बारो तो बारो है, वो किंग है, पास करने की जगह वो खुद गोल करने की कोशिश करता है और गोल होने से पहले वो बॉल पोल से टकरा जाती है, लेकिन बॉल पोल से टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे चली जाती है यूकी के पास। उसे फिर से टैकल करने वहाँ पे नेहरू आ जाता है। इसके बाद यूकी पूरे फील्ड को एनालाइज करता है कि कहाँ पे कट मारना है, कहाँ पे फेक करना है, कहाँ पे शूट करना है। जैसे ही वो भागना स्टार्ट करता है वो नेहरू को आसानी से चकमा दे देता है और पीछे छोड़ देता है और हयाते की बॉडी को नेहरू के खिलाफ ही यूज़ करके अपने शूटिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद बहुत ही तगड़ी ताकत के साथ वो यहाँ पे गोल कर ही देता है। लेकिन फिर से वहाँ पे अंडर 20 का बेस्ट डिफेंडर ओलिवर गोल होने से बचा लेता है और बॉल रिबाउंड होने के बाद फिर से चली जाती है रिन के पास और यहाँ पे ओलिवर रिन को टैकल करते करते यही सोचता है कि अगर ब्लू लॉक अंडर 20 3 साल पहले स्टार्ट होता तो क्या मैं भी स्ट्राइकर होता
और इतने में यहाँ पे इसागी रियलाइज़ करता है कि ओलिवर के रिएक्शन पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं फ्लो की वजह से। यहाँ हम देखने को मिलता है कि जब रिन से 1-on-1 में ओलिवर जीत कर बॉल पास कर देता है साई को, और ये सब देख के कमेंटर और ओलिवर की टीम सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं कि मंदा सिंगल हैंडली यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लू लॉक को रोक रहा है। इसके बाद जब अंडर 20 की टीम काउंटर करती है और जब रियो का सामना फिर से शिडो से होता है, तो शिडो अपनी बहुत ही बढ़िया एथलेटिक एबिलिटी के थ्रू यहाँ पे रियो को पीछे छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है रियो। और इतने में शिडो को साई की तरफ से बहुत ही लंबा पास आता है, लेकिन इस बार गगामारू शिडो को रीड करता है कि उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है गोल करने के लिए, या तो वो ऊपर की तरफ मारेगा या तो वो नीचे की तरफ मारेगा। गगामारू अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पर नीचे वाले पोर्शन पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शिडो डायरेक्ट शॉट मारता है ऊपर के कॉर्नर में, और भाई साहब यहाँ पे गोल हो ही जाने वाला था। लेकिन गगामारू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे जादू दिखाता है और अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके पूरा का पूरा वो यहाँ पे हैंडस्टैंड कर लेता है और गोल होने से बचा लेता है यहाँ पे। और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर होता है गोल को डिफेंड करने के लिए, रियो, जबकि सारे के सारे फॉरवर्ड गोल करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे रियो वो करके दिखाता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रियो यहाँ पे नागी की कॉपी करता है, जिस तरह से नागी ने फर्स्ट गोल किया था, मतलब उस तरीके से वो यहाँ पे गोल को डिफेंड करता है और बॉल को यहाँ पे बहुत ही दूर फेंक देता है, जिससे यहाँ पे गगामारू वो दोनों फॉरवर्ड पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। और ये सब देख के कमेंटेटर और पूरी ऑडियंस भी पागल हो रहे थे। और इतने में यहाँ पे बॉल नागी को रिसीव होता है और वो बोलता है टाइम टू काउंटर। इसके बाद इसागी हमेशा की तरह सिचुएशन को एनालाइज करता है और यहाँ पे वो बॉल रिसीव करता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि बारो यहाँ पे उससे फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है। और यहाँ पे ये सब देख के अंडर 20 का डिफेंडर समझ जाता है कि वो सिर्फ बॉल को फॉलो कर रहा है, तो वो बॉल को रोकने वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद ये दोनों रियलाइज करते हैं कि एक तो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ओलिवर भी आगे खड़ा है, अगर मैं इसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ भी जाता हूँ तो बंदा अपना प्लान चेंज करता है। समझ लो कि वो यहाँ पे पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए गोल करने के लिए, एक तो गोल मारने के लिए सही जगह, दूसरा बॉल पास करने के लिए कोई बंदा, और तीसरा कोई डिफेंडर ना हो गोल के पास, स्पेशली ओलिवर। और ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ पे कारासु पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पे इसागी से बॉल रिसीव करता है, वापस उसी को पास दे देता है। और अब इसागी नागी को बॉल पास कर देता है क्योंकि बंदे को अपने गोइंग स्पॉट्स पर भी तो पहुंच रहा था। लेकिन इस बार नागी एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि गोल उसके पीछे होता है और ऊपर से वो तीनों के तीनों डिफेंडर उसके पास होता है। तो नागी यहाँ पे सोचता है और समझ जाता है कि इसागी का प्लान क्या है, और वो यहाँ पे बोलता है कि नॉट फेयर इसागी यूइची। और इतने में नागी वापस से बॉल इसागी को पास कर देता है और उसको रोकने के लिए वहाँ पे से साई पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद पहली बार साई बोलता है कि वाह यू गॉट सम नाइस ब्रेन देयर, लेकिन इसागी इसको देख के ये समझ नहीं पाता है कि ये यहाँ से कैसे आ गया। और इतने में जो सारे पीस इसागी एक एक करके जोड़ रहा था, सारे के सारे बिखरने लगते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे इसागी हार नहीं मानता और पूरे की पूरी तरह से कोशिश करता है गोल को पास पहुँचने की और गोल करने के। लेकिन भैया हम लोग भूल गए कि साई यहाँ पे ऐसे नंबर 1 प्लेयर नहीं है पूरे के पूरे जापान का। वो पता नहीं कैसे एक छोटा सा टैकल करता है जिससे इसागी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और साई यहाँ पे इसका रीज़न बताता है कि उसका कमज़ोर कोर है। और इस मोमेंट में इसागी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अब गोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद गोल नहीं कर सकता, तो ये वो यहाँ पे बॉल रिन को पास करता है। लेकिन इनका भी पीछा यहाँ पे ओलिवर कर रहा होता है और इसे टैकल करने के लिए वहाँ पे आ ही जाता है। पता नहीं यहाँ पे लेकिन कैसे यहाँ पे किंग की एंट्री होती है, जो वहाँ पे 2 डिफेंडर से लड़ता हुआ पहुँचता है और वो यहाँ पे बहुत ही तगड़े शॉट के साथ गोल कर देता है, जिससे यूँ समझ लो कि सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। इस गोल के साथ यहाँ पे ब्लू लॉक अंडर 20 या जापान अंडर 20 का स्कोर हो जाता है 3-3। और यहाँ पे गोल लेने के बाद इसागी बारा उसे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि डराया और ओलिवर ने तो बिल्कुल उसे ब्लॉक कर रखा था। और उसके बाद बारो ये बोलता है कि मैं तुम्हें तो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे मूवमेंट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदा है यहाँ पे जो तुम्हारे मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकता है, वो था रिन, इसलिए मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और सही मूवमेंट का इंतजार किया। और इस पॉइंट के टाइम से 15 मिनट का टाइम बचा था और यहाँ पे ये लास्ट चांस होने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। इसके बाद पॉइंट फाइनल स्टार्ट होता है और साई यहाँ पे इस बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जापान टीम का काउंटर यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ऐसा कि सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर पास करेगा, लेकिन साई इतने में पास ना करके ड्रिबल करके आगे बढ़ता है। और यहाँ पे साई एक बहुत ही तगड़ी लाइन बोल देता है, आई विल इंक्रीज द गेम लेवल, ओनली द इडियट्स हु कैन फॉलो मी टू सी द सीनरी। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि सबसे पहले वो इसागी को बहुत ही तगड़ी नटमेग के साथ यहाँ पे पीछे छोड़ देता है। और ऐसे ही नटमेग के बाद इसागी समझ जाता है कि साई इटोसी ने तो खेलना स्टार्ट अभी किया है, वो अभी तक सिर्फ एक मजाक में खेल रहा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साई को रोकने यहाँ पे किंग और कारासु दोनों आ जाते हैं,
लेकिन वो उन दोनों को चकमा दे देता है। और इसके बाद साई को रोकने के लिए यहाँ पे रिन पहुंच जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। और क्योंकि रिन यहाँ पे पहले भी एम्बेरेस हो चुका है साई की ओर से, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता और वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। और ये सब देख के सारी की सारी पब्लिक हैरान हो जाती है कि बंदा अकेले पूरे के पूरे ब्लू लॉक को संभाल रहा है। और आप ये समझ लो कि यहाँ पे साई के पास बॉल चिपक सी गई है और बंदा सारे के सारे लोगों को नटमेग और ट्रिक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे साई का फुटबॉल खेलने का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने अपोनेंट को ब्यूटीफुली डिस्ट्रॉय करेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में साई इटोशी सीडो को पास कर देता है, जो कि बहुत ही तगड़ी डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वहाँ रिन पहुंच जाता है और अपना सर दे के गोल को बचा लेता है। इस गोल के बाद यहाँ पे इसागी ये रियलाइज करता है कि कुछ तो है जो सिर्फ रिन देख सकता है यहाँ पे। और तभी जब किसी का ध्यान नहीं होता तो रियो एक तगड़ी किक के साथ बॉल को यहाँ पे दूर फेंक देता है, जिसे यहाँ पे नागी रिसीव कर लेता है। और यहाँ पे इसी के साथ इसागी पूरे के पूरे फील्ड को एनालाइज करता है, सारे के सारे पीसेस इसको जोड़ने लगता है। और इसके बाद नागी बॉल पास करता है, जो बाचीरा और इसागी मिलकर हयाटे को चकमा दे देता है। लेकिन तभी इसागी फिर से रियलाइज करता है कि किंग फिर से उसके ऊपर चिपक चुका है और इस बार तो वो बॉल को छीनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसागी बॉल बाचीरा को पास कर देता है। जैसे ही बाचीरा के बॉल पास पहुंचती है तो वो नेहरू यहाँ पे पहुंच जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। सोचता है कि वो अपनी स्पीड से इसको टैकल कर सकता है, लेकिन बाचीरा अपनी तगड़ी ड्रिबलिंग के साथ उसे पीछे छोड़ देता है, जिस वजह से दो डिफेंडर मिलकर बाचीरा से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग बॉल यहाँ पे फिर भी नहीं छीन पाते हैं, जिससे देख के सारी की सारी ऑडियंस चमक जाती है। लेकिन अब की बार बाचीरा का सामना होता है ओलिवर से, जिस वजह से नागी और इसागी दोनों कहते हैं कि इधर पास करो। लेकिन बाचीरा यहाँ पे जून में पहुंच चुका था और यहाँ पे बाचीरा अपने सीजर्स का यूज़ करता है और अपने तगड़े ड्रिबलिंग के थ्रू यहाँ पे वो ओलिवर को चौंका देता है, जिससे वो बिल्कुल भी चमक जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन बाचीरा यहाँ पे बॉल को थोड़ा सा फ्लिप करके गोल की तरफ आगे बढ़ता है और शॉट ले ही लेता है। लेकिन अचानक वहाँ पे शेंदो पहुँच जाता है और बार बार गोल होने से बचा लेता है। इसके बाद बॉल वापस से पहुँच जाती है ओलिवर के पास और जो बिना टाइम वेस्ट किए बॉल पास कर देता है साई को। और इस टाइम तक ओलिवर को रियलाइज़ हो चुका था कि ब्लू लॉक की पूरी अंडर-20 टीम जापान की टीम को चेंज कर दिया है और ये सारे के सारे प्लेयर्स अब फुल्ली पोटेंशियल पर खेल रहे हैं। और यहाँ पे साई को रोकने के लिए यूकिमिया और कारासु दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और टैकल करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगा था कि बॉल यहाँ पे वो शिदो को ही पास करेगा। और यहाँ पे साई उन्हें रियलाइज़ कराता है कि वो हर एक स्ट्राइकर को प्रॉपरली ट्रीट करता है और इनके बीच से बॉल पास कर देता है दो फॉरवर्ड की तरफ। और वो दोनों फॉरवर्ड एक दूसरे की हेल्प करते हुए गोल स्कोर करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से सामने रियो आ जाता है और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इतने टाइम में वापस से बॉल पहुंच जाती है शिदो के पास, जो कि गोल करने के लिए ट्राई कर ही रहा था। लेकिन फिर से उसका सामना होता है बारो और नागी से और उन लोगों का सिर टकरा जाता है गोल को रोकने के चक्कर में। और इसके बाद बॉल यहाँ पे रिबाउंड होकर पहुंच जाती है साई के पास और उसका पास रोकने के लिए यहाँ पे इसागी पहुंच जाता है। लेकिन वो गोल शॉट ना मार के यहाँ पे ओलिवर को पास कर देता है, जो यहाँ पे ओवर पहुंच चुका है गोल पोस्ट के पास। और जैसे ही ओलिवर गोल करने के लिए किक करता है, सामने आके रिन गोल को रोकने से बचा लेता है। और भाई साहब इस सारे प्लेयर को देखने के बाद यहाँ पे पब्लिक हल्ला मचा देती है। कमेंटर्स पागल हो रहे थे और उनमें से कमेंटर तो ये भी बोल देता है कि यहाँ पे एक हीरो का जन्म होने ही वाला है। अब रिन के डिफेंड करने के बाद अंडर-20 जापान टीम को कॉर्नर की किक मिलती है और यहाँ पे रिन सोचता है कि वो गोल को डिफेंड नहीं करेगा तो उसकी टीम हार जाएगी, और अगर उसने गोल स्कोर नहीं किया तो वो लोग वैसे भी हारने वाले हैं। और वो ये दोनों चीज़ें तभी कर सकता है जब वो अपने ओल्डर ब्रदर साई को सरपास कर पाए। और यहाँ पे साई बॉल को किक करता है और रियो को ऐसा लगता है कि ये बॉल ओलिवर के लिए है, और उन्हें रियलिटी हिट होती है कि ये बॉल यहाँ पे एक्चुअली में ओलिवर के लिए नहीं शिदो के लिए है, जिससे रिन यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसागी इसे प्रेडिक्ट कर लेता है, जिसे देख के यहाँ पे रिन बिल्कुल भी शॉक हो जाता है। लेकिन इसागी सबको प्रेडिक्ट करके बॉल को दूर फेंक देता है और इस पॉइंट पे यहाँ पे रिन पागल हो चुका है और बोलता है कि क्या इसागी तुम मुझे बिल शांति से हारने भी नहीं दोगे। और स्टार्टिंग होती है यहाँ पे रिन हितोशी के फ्लो में पहुँचने की। अब योरी जिसके पास बॉल होती है वो पास करने के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे रिन आ जाता है और उससे बॉल छीन लेता है, जिसे देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। इसके बाद इसागी सिंक्रोनाइज होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिन उसके एक नहीं सुनता। और यहाँ पे साई के लिए भी वो चौंकाने वाली बात होती है कि वो बॉल ना पास करके सीधा के सीधा डिफेंडर की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसका सामना होता है डिफेंडर नेहरू से, जिसकी एबिलिटी होती है स्पीड, लेकिन वो यहाँ पे उसको नेहरू को अपनी स्पीड से ही हरा देता है। और इसके बाद वो फिर से दूसरे डिफेंडर डराया से मिलता है और इसके बाद वो उसको भी आसानी से पीछे पछाड़ देता है। लेकिन बंदा यहाँ पे सबको हेड ऑन ट्राई करना चाहता है, इसीलिए वो डिफेंडर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और इस डिफेंडर की मेन एबिलिटी होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, और जिसके थ्रू वो टैकल करना चाहता है रिन को, लेकिन इस बार रिन उसी का फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करके उसे टैकल में हरा देता है। इसके बाद वो आखिरी डिफेंडर की तरफ जाता है जो कि ओलिवर,
और इसके बाद ओलिवर रिन को रीड करने की कोशिश करता है और यहाँ पे ओलिवर सोचता है कि वो कैलकुलेट करेगा कि वो रिन को कितने % रोक पाएगा। लेकिन इस बार ओलिवर भी शॉक में हो जाता है ये कैलकुलेशन देख के कि उसके पास कोई भी चांस नहीं यहाँ पे रिन को रोकने के लिए। लेकिन तभी एंट्री होती है उस शिदो की, जिसको आने से ओलिवर के अकॉर्डिंग रिन को रोकने के चांसेस अब 50% हो चुके हैं। लेकिन सब कुछ यहाँ पे लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है यहाँ पे इसाकी की, जिसे देख कर शिदो और ओलिवर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तब तक हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ पे रिन का मूड बिल्कुल भी नहीं है इसाकी को पास करने का, और वो शिदो को पीछे छोड़ते हुए ओलिवर को पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तगड़े किक के साथ यहाँ पे गोल मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे बॉल बीच में रिसीव कर लेता है शाही इतोसी। इसके बाद 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और ये देखते ही सारे के सारे टीम आगे बढ़ रही होती है और ये सब देखते ब्लू लॉक के डिफेंडर अंधेरे में चले जाते हैं। उसके बाद किंग यहाँ पे साई को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं रोक पाता। लेकिन यहाँ पे साई को रोकने की हर एक प्लेयर कोशिश कर रहा था, जिसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था और समझो ब्लू लॉक के हाथ से मैच निकलने वाले थे। लेकिन अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और यहाँ पे रिन साई के सामने आके खड़ा रह जाता है और अब ये बैटल होने वाले थे साई इटोसी वर्सेस रिन इटोसी के बीच। फिर दोनों भाइयों की बैटल दिखाई जाती है और ऑफकोर्स इस बैटल में साई यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई कर रहा होता है कि वो रिन को चकमा दे पाए और वो आगे निकल पाए। लेकिन रिन इस वक्त यहाँ पे फ्लो स्टेट में है, पिछली बार की तरह नहीं है। इसके बाद साई बिल्कुल भी सीरियस हो जाता है और एक तगड़ी टेक्निक के साथ रिन को पीछे छूटने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यहाँ पे उसकी कोई भी टेक्निक में रिन नहीं फंसता और वो फाइनली कामयाब हो जाता है बॉल को छीनने में साई इटोसी से। और जैसे ही वो बॉल आगे निकलती है तुरंत उस बॉल को रिसीव करने के लिए यहाँ पे इसाकी पहुँच जाता है और वो यहाँ पे अपने तगड़े डायरेक्ट शॉट के साथ गोल कर देता है, जिसे देख के सारे पब्लिक, सारे के सारे प्लेयर, सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे फाइनली ब्लू लॉक की टीम ने अंडर 20 जापान की टीम को हरा दिया है और यहाँ पे सभी के सभी प्लेयर्स बहुत ही खुश में थे, सारे के सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद जब ओलिवर उससे पूछता है कि उसने कैसे किया, तो यहाँ पे इसाकी एक्सप्लेन करता है कि मुझे पता था कि रिन और साई की बैटल में इस बार रिन ही जीतने वाला है, इसीलिए मैं सही मोमेंट का सही जगह पे वेट कर रहा था ताकि मैं तुरंत डायरेक्ट शॉट के साथ यहाँ पे गोल कर सकूँ। समझ रहे हो कि यहाँ पे इसाकी ने अपने लक को खुद ही इन्वाइट किया है, मतलब उसने खुद लक को डेवलप किया है। और यहाँ पे सिर्फ ओलिवर ही नहीं, साई भी इसाकी को एक्नॉलेज करता है और बोलता है कि वो गलत था, कि जापान कभी एक डिसेंट स्ट्राइकर को जन्म नहीं दे पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ब्लू लॉक 11 वर्सेस अंडर 20 का मैच खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।